नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर टर्की को जिस प्रकार बाहर का रास्ता अफ़गानिस्तान ने दिखाया है, उससे पाकिस्तान बड़ा हतप्रत है। पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान बाहर का रास्ता, ख़ास तौर से तालिबान, जिस तरह से तालिबान ने टर्की को बाहर का रास्ता दिखाया है नाटो के साथ साथ, और नरेंद्र मोदी जी के जो स्पेशल इन्वॉय वहाँ पर गए, उनको किस प्रकार से पलखों बिछाकर रखा गया, उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, यूएस ने कैसे भारत को अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व करवाया और भारत का इंटरेस्ट क्या है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि तालिबान के एक ग्रुप के साथ भारत सरकार ने वार्ता करनी शुरू की है और बड़ा हतप्रत हम भी थे और पूरा देश भी था, क्योंकि वाजपेयी सरकार के टाइम पर जिस समय 9/11 हुआ था, उस समय भारत सरकार ने एक बात बिल्कुल तय की थी। 9/11 के साथ साथ जब कंदहार प्लेन हाईजैक हुआ, तो फिर हमने उस समय ये तय किया था कि हम तालिबानियों के साथ कभी वार्ता नहीं करेंगे और तालिबान के साथ भारत सरकार कभी वार्ता नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा और कभी बात नहीं करेगा। ये बात 20 वर्ष तक ये पॉलिसी लागू रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा पॉलिटिशियन बैठने के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान अफ़गानिस्तान से वार्ता शुरू की। आखिर अपनी समझ में नहीं आ रहा था कि कभी तो हम पॉलिसी के नाम से ये कहते हैं कि भारत सरकार की पॉलिसी है और इस पॉलिसी में हम बिल्कुल भी नहीं हम इसको नहीं बदल सकते, और बदलना है तो स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ़गानिस्तान जैसे फ़िलिस्तीन के मामले में हमने कहा कि हमारी सदियों पुरानी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम बदलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। हालांकि ह्यूमन राइट के मामले में जब ये हुआ कि ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन फ़िलिस्तीन में होना है, तो फिर भारत ने उससे बायकॉट किया और भारत ने साफ कहा था कि हम किसी भी प्रकार से किसी एक नेशन के खिलाफ ह्यूमन राइट के वायलेशन की कमीशन के पक्ष में नहीं है। अगर आपको सार्वजनिक कोई डिस्कशन करना, सार्वजनिक टॉक करना फॉर वर्ल्ड वाइड, एक सार्वजनिक पॉलिसी बनानी है, तो भारत उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप किसी एक देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो भारत की पॉलिसी ये है कि सभी देश अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। भारत सहित किसी भी देश के अंदरूनी मामले में किसी दूसरे देश को कोई स्टेटमेंट तो कोई इंटरवेंशन तो छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट भी देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यूएनओ की पॉलिसी साफ है आर्टिकल 7 में कि हम नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी रखते हैं। हम किसी भी कंट्री के इंटरनल मामलों में इंटरवेंशन करने का कोई कंट्री राइट नहीं रखता, इवन यूएनओ राइट नहीं रखता। लेकिन अमेरिका के प्रभाव में जिस प्रकार यूएनओ इंटरवेंशन करता जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। अब हमारी पॉलिसी चूंकि ऐसी थी तो हमने वहाँ बता दी, लेकिन हमारी पॉलिसी, यही पॉलिसी वाजपेयी सरकार ने बनाई थी। वाजपेयी सरकार लेकिन पॉलिसियां बनाती थी, अपनी इच्छा शक्ति पर अडिग थी, किंतु वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को फोल्ड नहीं करते थे। यही कारण था कि 2004 में वाजपेयी सरकार का सब कुछ आभामंडल अच्छा होते हुए भी सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि सरकार के साथ देश और देश के साथ जनता को सेटिस्फाई करना भी आवश्यक होता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसके साथ करनी ही होती है। इन सभी फैक्टर्स पर आपको सामंजस्य बिठाना होता है, कभी कभी क्रिटिसाइज भी होते हैं। क्रिटिसाइज से मतलब, जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार के रूप में आई, तो फिर हम इंदिरा गांधी की जिन स्टेट्स के ऊपर वो 356 लगा देती थी और मिसयूज़ किया जाता था कांग्रेस के समय पर 356 का, जरा सी घटना हुई और 356 लगा दिया, वैसी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करना चाहते और उसको कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते। हालांकि एसआर मुंबई का जजमेंट आया था, इसलिए भी बंगाल में 356 लगाने से पीछे परहेज किया केंद्र सरकार ने। उसका एक और कारण था कि वायलेंस सरकार बनने से पहले हुआ, यानी कि वायलेंस का जो पीरियड है वो चुनाव के बाद और सरकार बनने से पहले का है, और सरकार को हम कैसे गिरा दें जब सरकार बनी ही नहीं है। तो सरकार बनने के बाद हमने उसको, चूंकि सरकार बनने के बाद वहाँ कंट्रोल कर लिया गया, इसलिए सरकार नहीं गिराई, तो भी जनता चूंकि उस कानूनी पहलू को नहीं जानती, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता तो एक बार में ही गिर जाता, क्योंकि जब तक सरकार बनी नहीं तब तक 356 कैसे लगाया जा सकता है। इसी मामले में देश भर ने नरेंद्र मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया, उनकी % कुछ इमेज में डाउन भी आया। हालांकि ये भारत है, भारत माफ़ करने में भी आगे है और भारत सचेत करने में भी आगे है, तो सचेत करने वालों ने उनको सचेत किया और उनको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन
पॉलिसी जो बनाई जाती है वो समय के साथ कैसे प्रभावी हो और समय की रिक्वायरमेंट के साथ कैसे चले, ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानती है, बखूबी जानती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वाजपेयी सरकार की जो पॉलिसी थी, जिसमें वाजपेयी सरकार का ये निर्णय लिया गया था कि हम तालिबान के साथ कभी बात नहीं करेंगे, उस पॉलिसी को भंग करते हुए या उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया, आज की भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये पुष्ट सूत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में, द हिंदू में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सब न्यूज़ें छपी कि भारत सरकार ने वहाँ भारती की, और ये यूएस के अखबारों में भी ये न्यूज़ें छपी। तो फिर विश्वास करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ, भारत सरकार ने तालिबान के साथ बात की होगी। और उसका एक और कारण है कि नरेंद्र मोदी सरकार नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, उसके लिए उसको जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक वो जाती है। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी में सबसे पहला ये है कि चाइना और पाकिस्तान हमारा नुकसान न कर सके, अंदर हमारे यहाँ बैठे कम्युनिस्ट और जो नक्सल हैं, अर्बन नक्सल जिसको हम कहते हैं, या अंदर के जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो भारत का नुकसान न कर सकें। ऐसी विश्व की किसी परिस्थिति का लाभ इन ग्रुपों को ना हो। समस्याएं अफ़गानिस्तान में बढ़ती जा रही हैं। यूएस ने अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किया, अफ़गानिस्तान का ख़ास तौर से इस्तेमाल जो यूएस ने किया था वो रशिया को काउंटर करने के लिए किया था, क्योंकि किसी समय पर रशिया यूएसएसआर का कब्जा था अफ़गानिस्तान में। उसके बाद तालिबानियों को बढ़ाया गया, पाकिस्तान की मदद से तालिबानी तैयार किए गए और तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर वो आतंक मचाया कि रशिया को सोचने से मजबूर करना पड़ा कि वो अफ़गानिस्तान में रहे, एंट्री मारे या ना मारे, इंटरवेंट करे या ना करे। जब तालिबान वहाँ पर सत्ता में आ गए तो तालिबानियों को ख़त्म करने के लिए फिर से नए सिरे से यूएस ने काम किया और पाकिस्तान में बेस बनाकर अफ़गानिस्तान में हमले किए गए और अफ़गानिस्तान में वो बैठ गए। अफ़गानिस्तान में केवल यूएस नहीं बैठा, उसने पूरी नाटो फोर्सेस को बिठा दिया। अब यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है कि जब अफ़गानिस्तान को ये जब यूएस को ये एहसास हो गया कि अफ़गानिस्तान अब उनके किसी काम का नहीं है, यानी कि ना ही वो रशिया को अब काउंटर करने की ज़रूरत है और ना ही खाड़ी में कुछ और विशेष करने की आवश्यकता है अभी, तो अफ़गानिस्तान में पैसा और व्यक्तियों को क्यों इन्वेस्ट किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि हम अफ़गानिस्तान छोड़ेंगे। अब अफ़गानिस्तान छोड़ तो देंगे, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान को फिर केओटिक सिचुएशन में छोड़ेंगे? क्या अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म बढ़ रहा है या जो इस्लामिक चरमपंथ पूरे विश्व में बढ़ा है, उसका केंद्र बिंदु क्या अफ़गानिस्तान रहने देंगे? क्योंकि उस समय तो ओसामा बिन लादेन के नाम से अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया, तो क्या दूसरे ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में पैदा नहीं होंगे? अगर यूएस वहाँ से वापस जाता है तो जो यूएस कह रहा था कि हम अफ़गानिस्तान में इसलिए बैठे हैं कि ओसामा बिन लादेन वहाँ पर है, हम ओसामा बिन लादेन को मारना चाहते हैं और हम टेररिज्म से काउंटर कर रहे हैं, तो फिर उनका वहाँ से जाना, जब तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक अफ़गानिस्तान से जाना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को बढ़ावा देने में नंबर 1 है। हालांकि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी सरकार के ट्रंप सरकार के साथ जो कोलैबोरेशंस हुए, जो उनके संबंध बने, उसका परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान बिल्कुल साइड में चला गया। अब जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वर्ल्ड वाइड जो काम किया गया उसकी वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो गई कि सऊदी अरेबिया जैसे लोग, सऊदी अरेबिया जैसे उनके पितामह, उनसे जिनको वो तथाकथित पितामह मानते हैं, क्योंकि पितामह तो उनके राम और कृष्ण ही होंगे, बदलने के बाद वो जब अफ़गानिस्तान में की तरफ वो जब सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं तो सऊदी अरेबिया उनको रमज़ान में 1800 बोरियाँ रमज़ान में देता है चावल और कहता है भीख मांगों को ऐसे ही दिया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के ऊपर चाइना का उसकी जीडीपी के 109 गुना कर्जा हो और वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की अपनी टोटल एसेट्स का 5 गुना कर्जा हो, तो ऐसे पाकिस्तान पर अब कौन विश्वास कर सकता है और कैसे विश्वास कर सकता है? तो फिर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को यूएस कैसे कंट्रोल करेगा, ये भी एक बात आती है। अब यूएस कंट्रोल करे, पाकिस्तान को लगा था कि यूएस कंट्रोल करेगा तो यूएस को पाकिस्तान का सहारा चाहिए ही था और अब पाकिस्तान की मदद भी दोबारा बरकरार रखेगा, क्योंकि यूएस पाकिस्तान की मदद सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी, क्योंकि तालिबानियों को ट्रेंड करने का काम पाकिस्तान ने किया था और तालिबान को अगर काउंटर करना है तो पाकिस्तान का साथ रहना अति आवश्यक है, पाकिस्तान के बेस का भी इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। इसलिए पाकिस्तान को लगा कि यूएस अगर यहां से जाएगा तो मेरे बगैर यूएस नहीं चल सकता, क्योंकि यूएस घुसा ही मेरी सहायता से था।
तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जिस कंगाली से गुजर रहा है तो उसको पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब यूएस जब यहाँ से जाएगा तो मेरी मदद करेगा टेररिज्म से लड़ने के लिए, या उसको जो भी उसकी पॉलिसी अफगानिस्तान में चलती है उसमें मेरे सहयोग के बगैर वो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जो इकोनॉमी है वो फिर से वैसी ही चलने वाली है जो ट्रंप सरकार के निर्णय से 2018 से पहले चलने वाली थी। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पाकिस्तान के साथ यूएस करेगा? आपको याद होगा कि 2020 के समय का वो समय था जब अमेरिका के स्पेशल इन्वॉय ज़ल्मे खालिजाद, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, अफगानी अमेरिकन हैं, यानी कि वो आज अमेरिका के नागरिक हैं, उनकी पैदाइश अफगानिस्तान में थी, वो शिकागो यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़े और वहीं पर उनका डेवलपमेंट हुआ। शिकागो यूनिवर्सिटी के अलावा वो बेरेट यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़े, यानी कि पूरा जीवन उन्होंने वहीं पर काटा और फिर अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। अमेरिका को वो व्यक्ति ऐसा लगा कि वो अफगानिस्तान के मामले में अब ज़्यादा अच्छा जानते होंगे क्योंकि उनका बचपन अफगानिस्तान में कटा। ज़ल्मे खालिजाद को भारत भेजा गया। 2020 के अंत में ज़ल्मे खालिजाद भारत आए थे और भारत में आने के बाद भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर से, भारत सरकार के होम मिनिस्टर से और भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से उनकी लंबी वार्ताएं हुई थी। तब उस समय लग रहा था कि अफगानिस्तान में जब भारत का कोई रोल नहीं है तो फिर भारत से वार्ता क्यों। उस समय ये भी लग रहा था क्या ये भारत को इनवाइट करने के लिए आए हैं कि हम अफगानिस्तान के मामले में जो काउंसिल बन रही थी, काउंसिल से मतलब अफगानिस्तान के पड़ोसी, चाहे हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या फिर ईरान की बात करें और या फिर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान की बात करें, इन सभी कंट्रियों को मिलाकर रशा सहित एक काउंसिल बनाने की बात आई थी और उसमें भारत भी रखा जाएगा, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। बाद में निर्णय हुआ कि भारत उस काउंसिल में नहीं रहेगा और उस काउंसिल में अफगानिस्तान की जो डिस्कलेशन है यूएस फोर्सेस की या नाटो फोर्सेस की, उसके लिए केवल चाइना, पाकिस्तान, ईरान और बड़े कंट्रियों में रशा और अमेरिका यही बैठकर बात करेंगे। लोगों ने भारत में कहा था कि ये तो बड़ी निराशाजनक बात है कि भारत को उस काउंसिल से ही बात कर दिया जिस काउंसिल के थ्रू अफगानिस्तान का सत्ता ट्रांसफ़र होनी थी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भारत का कोई रोल था, तो मुझे लगता है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने जब भारत सरकार से बात की तो भारत का एक वाइटल रोल उसमें होगा, ऐसी कुछ चर्चाएं ज़रूर हुई होंगी। इसलिए पाकिस्तान ने जो अपॉर्चुनिटी ढूंढी और 370 और ये वो मैं उस पर पूरे लेक्चर दे चुका हूँ जिस पर उन्होंने बात की थी। अब आज समझ में आया कि आखिर भारत तालिबान के साथ क्यों वार्ता करने को तैयार हो गया। तालिबान के जो अफगान तालिबान ग्रुप है उस ग्रुप के साथ भारत ने विशेष वार्ता करनी शुरू की है। परिणाम कल सामने आए। जो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने स्टेटमेंट है, अफगान सरकार और अफगान तालिबान साथ साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान सरकार और अफगान तालिबान साथ साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान को बाहर करना ही होगा। ये अफगानिस्तान सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को इंटरवेंशन नहीं करने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरवेंशन का मतलब होता है कि तालिबान ड्राइवर सीट पर बैठे और तालिबान अगर ड्राइवर सीट पर बैठेगा तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इंटरवेंशन बढ़ेगा और आतंकवाद और बढ़ेगा। परिस्थितियों को सॉल्व करने की बजाय आतंकवाद की बढ़ोतरी होगी। इसलिए अफगान सरकार ने पाकिस्तान को बाइकआउट किया और तालिबान को प्रेरित किया कि वो भारत से बात करे। अब भारत से बात करने के पीछे तालिबान का मुख्य क्या साधन हो सकता है? भारत जिस समय 2001 में यूएस ने उस पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पर और वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई थी और तालिबानियों को सत्ता से बाहर किया था, उस समय से भारत ने वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी एम्बुलेंस और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लिए थे। उससे तालिबानियों के बैठने से पहले भी अफगानिस्तान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही थी। तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर लिए और उन प्रोजेक्टों को भारत पूरा कर रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद उनमें बहुत तेजी से स्पीड आई थी और अब्दुल गनी सरकार के साथ भारत की पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप बहुत गहरा गई थी। अब सवाल पैदा होता है कि भारत अगर
अफगानिस्तान में नहीं रहेगा या अफगानिस्तान के साथ भारत का कोलैबोरेशन नहीं रहेगा और बाकी इन देशों का रहेगा, तो क्या भारत का जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है वो वापस मांगेगा, या फिर जो भारत ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और भविष्य में भी भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उनकी पुलिस फोर्सेस की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, उनकी यहाँ तक क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग भी दिल्ली में होती है, इंडिया में होती है। तो क्या उनकी जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो उनके यहाँ के अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन करने का काम भारत करता है और उनमें प्योर डेमोक्रेसी आए और सिस्टमेटिक तरीके से, आधुनिक तरीके से चले, ये सब कुछ क्या पाकिस्तान कर सकता है, ईरान कर सकता है, और रशिया करेगा तो रशिया कर ज़रूर सकता है, लेकिन अमेरिका को रास नहीं आएगा। और अमेरिका अगर करता है तो रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अमेरिका को बहुत कम मालूम रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान को बाहर करना आवश्यक नहीं है और हिंदुस्तान को अंदर रखना आवश्यक नहीं? इसलिए अफगानिस्तान सरकार ने यह जोर डाला कि वो भारत को एंट्री मरवाएंगे, डायरेक्टली मरवाएंगे। तालिबान अफगानिस्तान ने भी ये तय किया कि वो भारत के साथ वार्ता करेंगे और भारत के इन्वेस्टमेंट को यहाँ से नहीं जाने देंगे। भारत के इन्वेस्टमेंट के अलावा भारत जैसे बड़े देश के साथ, जो कि अफगानिस्तान के पक्ष में है, अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के पक्ष में है, और दूसरे कंट्री अफगानिस्तान में ना खेलें, इस बात को लेकर भारत जिस प्रकार से काम करता है, तो भारत को अफगानिस्तान से बाहर रखना लगभग असंभव है। जबकि इन बड़े देशों ने पाकिस्तान के प्रेशर में या ईरान के प्रेशर में, मैं किसी की बात करूं, तो भारत बाहर रहेगा, क्योंकि भारत की आज की बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं लगती। अगर गिलगित बाल्टिस्तान भारत के पास होता तो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए आज हमारी सीधी बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं लगती, अतः भारत का रोल नहीं हो सकता। लेकिन अफगानिस्तान ऐसा नहीं चाहता, इसलिए भारत ने उसमें एंट्री मारी। ये तो बात इकोनॉमी की आ गई, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की आ गई, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की आ गई, वहाँ के हॉस्पिटल्स की आ गई, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो भारत क्यों अभी भी उनके साथ खड़ा हो गया और तालिबान के साथ खड़े होने के लिए उसने जो अपनी चुप्पी तोड़ी है, और जो वाजपेयी सरकार के द्वारा तय किया गया था कि हम तालिबानियों से कभी बात नहीं करेंगे, उस बात से यू टर्न लेते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बात करना तय किया। अब उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में जब यह तय हुआ कि नाटो वहां से जाएगा और अमेरिका वहां से जाएगा, पाकिस्तान नेगोशिएशन का काम करेगा तालिबान के साथ, तो फिर भारत क्या करेगा? अब बात यह आती है कि नाटो के कई कंट्रियों ने अलग अलग व्यवस्थाएं वहां पर ले रखी थी, खास तौर से अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स की जिम्मेवारी और जो इस प्रकार की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो टर्की के पास थी। अब टर्की अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है और आज की तारीख में वो सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करना चाहता है। वो आक्रामक मुस्लिम जो जिहाद है उसका प्रणेता है, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का हेड हुआ करता था। तो टर्की का ये कहना था कि सब चले जाएंगे लेकिन हम अफगानिस्तान में रहेंगे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है और ये वो ब्ला ब्ला। अब ये बात चूंकि टर्की और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन था और पाकिस्तान और टर्की जैसे देश ही ये तालिबान को बढ़ावा दे रहे थे, तो अब सवाल ये आता है कि क्या तालिबान पाकिस्तान को बाहर करेगा और तालिबान क्या अब टर्की को बाहर करेगा? अगर टर्की इस क्षेत्र में रहेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहेगा तो भारत के लिए समस्याएं खड़ी करता ही रहेगा। और टर्की का अफगानिस्तान में रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो फिर से खुरासान बनाना चाहता है। खुरासान में आपको बता दूं कि किसी समय जब ईरानियन एम्पायर हुआ करती थी तो खुरासान, ये जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ऊपर के जो कंट्री हैं जिसमें शिनजियांग भी आता है, ये सब खुरासान कहा जाता था। खुरासान ईरान का एक प्रोविंस हुआ करता था जिसके ये कई 12-13 कंट्री बने। तो वो खुरासानी मॉडल को दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहता है और ईरानी मॉडल से पहले जिस प्रकार से ये ऑटोमन अंपायर चला करती थी, ऑटोमन अंपायर में भी खुरासान एक मुख्य स्थान हुआ करता था जो उसका पार्ट था। इसलिए खुरासानी मॉडल को ऐसा ना हो फिर रिस्टैब्लिश कर दे टर्की, तो भारत का एंट्री रखना बहुत ज़रूरी आधुनिक कंट्रियों में।
ताकि अफगानिस्तान को नए सिरे से उठाकर खड़ा कर सके। इसलिए टर्की को जाना ही होगा। अगर भारत एंट्री मारेगा तो टर्की और पाकिस्तान दोनों जाएंगे, और अगर भारत उसमें एंट्री नहीं मारेगा तो टर्की और पाकिस्तान ये दोनों ही अफगानिस्तान के अंदर रहेंगे, और ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर रहे तो भारत के लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। अब अफगानिस्तान के तालिबान ग्रुप, जिसको जो लोगों को एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान और टर्की दोनों को ही अंदर रखेगा, सरकार भले ही बाहर करने का प्रयास कर रहे हो, अफगानिस्तान तालिबान जिसके साथ मोदी सरकार ने अभी हाल ही में वार्ता शुरू की, उसने साफ कहा कि पाकिस्तान भी बाहर रहेगा और इसके अतिरिक्त टर्की को अफगानिस्तान छोड़कर जाना होगा। टर्की ये मानता था कि वो नेटो के अलावा मुस्लिम प्रणेता भी है, लेकिन अफगान तालिबान ने जो स्टेटमेंट कल दिया, उन्होंने कहा कि देखिए वो नेटो जब जा रही है तो नेटो में टर्की भी आता है, टर्की के हमारे कोई अलग से संबंध नहीं है और टर्की की यहाँ पर उपस्थिति का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए टर्की को भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना ही होगा। हम भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं और हम अपने आप को स्वयं बना लेंगे। तो दो कारण बनते हैं, ना ही टर्की के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस समय बहुत पैसा है, और ना ही पाकिस्तान के पास इतना धन है कि वो अफगानिस्तान में रह सके। हाँ, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमी भी चूंकि बढ़ रही है, इसलिए भारत के साथ दोस्ती करना इकोनॉमिकली भी अच्छा होगा, स्ट्रैटेजिकली भी अच्छा होगा और अफगानिस्तान के हित में होगा। और भारत के हित में भी टर्की का यहां से जाना, पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना होना, ये भारत के हित में होगा। और समृद्ध अफगानिस्तान, सुरक्षित अफगानिस्तान भारत के हर पहलू से उसके लाभ में होगा। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वाजपेयी की पॉलिसी को यू टर्न मारते हुए सीधा सीधा अफगान तालिबान के साथ बात करना शुरू किया और उनसे कुछ अपनी शर्तें रखी। उन शर्तों को अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार दोनों ही मानने को चूंकि तैयार हो गए हैं। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने बेस्ट दांव समय पर लड़ा है और समय पर चला है। इस कदम से चूंकि टर्की वहां से जा रहा है और टर्की को चूंकि साफ इंस्ट्रक्शन दिया है तालिबानियों ने कि टर्की को जाना होगा, इस बात से सऊदी अरेबिया भी भारत के पक्ष में खड़ा होगा। और सऊदी अरेबिया भारत से इस समय बहुत इंटीमेशन में है और मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित किंग सलमान हैं, प्रिंस सलमान हैं, इसलिए वो अपने यहाँ रामायण महाभारत बना रहे हैं और मोदी की तरह ही वो अपने देश को रीस्ट्रक्चर, मॉडर्न इस्लामिक रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अब अगर वो ऐसा करते हैं और टर्की की शक्ति बढ़ती है तो फिर जो प्रभुत्व है सऊदी अरेबिया का, वो प्रभुत्व कहीं ना कहीं कम होकर ही रहेगा। और सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा कि वो इस्लाम की इस समय हॉट सीट पर बैठा हुआ है, इस्लामिक कंट्रियों के वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, उसको रिप्लेस करके टर्की किसी तरह से बैठे। इसलिए टर्की के अंदर रहना सऊदी अरेबिया के भी पक्ष में है, यूएई के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है और टेररिज्म के अगेंस्ट है। इसलिए भारत सरकार ने जो एक ही मास्टर स्ट्रोक चला, उस एक अकेले मास्टर स्ट्रोक ने पूरे के पूरे इस्लामिक जगत को सन्ने में रख दिया और इस्लामिक जगत जो रियलिटी में मॉडर्नाइज होने जा रहा है वो भारत के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसलिए वर्ल्ड सिनेरियो जिस प्रकार से बदला, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अंतिम संस्कार किए बगैर मोदी जी रहेंगे नहीं और गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद को हर हालत में वापस लेकर ही रहेंगे। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। इस इंटरनेशनल पॉलिसी में भारत सरकार ने अपना दांव चला और ये दांव बड़ा सफल दांव मेरी नज़र में होता दिख रहा है। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।